पिछले क्लास में बात कर लिया था कि किस तरह से भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो माउथ से वो थ्रू ओसोफेगस से होते हुए स्टमक में पहुंचता है। स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन का सिक्रेशन होता है, जहाँ पे अपना काम करते हैं और फिर वहां से जब जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वह स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है, चलिए हम आज की क्लास में इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यह कहाँ पर है और कैसे है। कि इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल व्हिच इज फिटेड इनटू ए कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। अब यहाँ पर जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वह क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है। ये जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है सबसे लंबा है। यह लगभग आपको 7.5 है ना ये मीटर लंबे होते हैं, ये है ना। अब इतने मीटर ये लंबे होते हैं, फिर भी इसको कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि ये जो लंबी ट्यूब है यह क्वाइल हो गया है। इस तरह से देखोगे, इस तरह से ये अंदर में जाके क्वाइल हो गया, और क्वाइल होने के कारण से क्या हो गया, इसका जो देख रहे हो वो बहुत कम जगह में आपको पैक हो गया है। इस कारण से इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो मैंने इसका रीजन लिखा दिया है कि विच इज फीटेड इनटू ए स्मॉल स्पेस, बहुत कम वाले जगह में घिरा हुआ है, बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव क्वाइलिंग, क्योंकि वो क्या है, वो बहुत ज्यादा क्या होगा, क्वाइलिंग हो गया है। जिस तरह से बिजली का तार देखते हो बहुत लंबा होता है, लेकिन उसको जब आप लपेट देते हो तो बहुत छोटे जगह में आ जाता है। उसी तरह से हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो तो है बहुत लंबी तार, लंबी नली, लेकिन वह कम पैक हो गया है, बहुत कम जगह में आ गया, क्योंकि वो आपस में क्वाइलिंग हो गया है। तो इसके कारण से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। चलिए अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये देखो आप, ये यहाँ से मान लीजिए स्टोमक से आपको आ गया आपको, और इस तरह से ये क्या हुआ, आपस में क्वाइलिंग हो गया हुआ है। ये इस तरह से एकदम एकदम क्वाइलिंग हो गया है। तो ये जो पार्ट देख रहे हो, इस पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछना था, क्या मुझे कोई बता सकते हैं कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है आपको और ये स्टोमक है, स्टोमक से जो फूड आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो यहाँ पर कुछ होता है जो क्या कहते हैं, भोजन को कुछ ही मात्रा में अगले पार्ट में जाने देता है, स्पिंक्टर। स्पिंक्टर, अभी स्पिंक्टर क्या होता है, तो एक छोटा सा भाग होता है जो भाल्व की तरह काम करता है। कि मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो भी डाइजेस्टेड फूड होगा, पार्शली डाइजेस्टेड, उसको कुछ कुछ मात्रा में क्या होगा, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजने का काम करेगा। तो ये सभी याद रखिए आप, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में ये सब पूछते जाते हैं, या जो हॉट क्वेश्चन होगा वहां भी पूछते रहते हैं। चलिए तो ये हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। The length of small intestine differ in various animals depending upon the food they eat। अब क्या है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा वो अलग अलग जानवरों में अलग अलग होंगे। जैसे आप देखोगे कुछ जानवर क्या होते हैं, घास खाते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं, तो उसे उसमें जो पाए जाते हैं सेलुलोज पाए जाते हैं। घास में क्या होता है, एक आपको टग कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब ये टग कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, सेलुलोज होता है। इस सेलुलोज को अगर हम लोग खाएंगे तो हमारा शरीर डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। अगर आप लोग घास खाओ तो देखोगे कि वो पचेगा नहीं, जैसे खाया आपने वैसे ही वो बाहर निकल जाएगा। वो उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि हमारे शरीर में इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, हमारे शरीर में डाइजेशन नहीं होता है। वहीं पर जो हर्बीवोर्स है, घास खाने वाले जानवर है, जैसे हो गया गाय, भैंस, बकरी, है ना, ये सारे जो जानवर है, ये अगर घास खाएंगे तो क्या होगा, उसको डाइजेस्ट कर लेगा, क्योंकि उसके पास ये क्या होते हैं, इसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं। इसके अलावा उसके पास क्या होती है, एक लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जहां पर ये इसका डाइजेशन का प्रोसेस होता है। जबकि वहीं पर जो मीट खाने वाले जो जानवर हैं, चाहे कोई भी हो, इंसान हो या जानवर हो, वो कार्निवोर मेनली होते हैं। वो जैसे टाइगर हो गया, तो उसमें क्या होते हैं कि उसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हमारे या इन लोगों के पेट में पाए जाते हैं, जो उसको जल्दी वो डाइजेस्ट कर सकते हैं उसको।
इसी कारण से क्या होते हैं, जितने भी कार्निवोर्स होते हैं उसके देखोगे आंत छोटे होते हैं, उसके पेट छोटे होते हैं। देखो बैल का पेट देखो आप, या गाय का पेट देखो आप, वहीं पर जाकर टाइगर का देखो आप, तो उस दोनों में देखोगे बहुत अंतर होगा। इसके अलावा उसके जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा अंतर होता है। ये हर्बीवोर्स का स्मॉल इंटेस्टाइन लंबे होते हैं और ये जो कार्निवोर्स होते हैं उसके स्मॉल इंटेस्टाइन छोटे होते हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि कार्निवोर्स सिर्फ और सिर्फ मीट खाते हैं, जबकि हर्बीवोर्स क्या खाते हैं, घास खाते हैं। तो घास खाने वाले को डाइजेशन करने में ज्यादा समय लगता है और ज्यादा उसके जो स्मॉल इंटेस्टाइन लंबे होते हैं, जहां पर अलग अलग तरह की प्रोसेस होती रहती है, इस कारण से वो लंबे होते हैं। चलिए अब यहां पर मेनली क्या होता है आप देखते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट। जो हमारा स्टोमक है, वहां पर स्टोमक में कोई डाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ था, वहां पर सिर्फ क्या हुआ था, बैक्टीरिया को मारा गया था। और इसके अलावा क्या होता, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल था, उस प्रोटीन मॉलिक्यूल को भी, है ना, पेप्सिन ने क्या किया था, कुछ एक्शन किया था, है ना। वहां पर पूरी तरह से वो ब्रेकडाउन नहीं हुआ था। लेकिन जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो यहां पर क्या होते हैं, लीवर और पेनक्रियाज क्या करते हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूस का सेक्रेशन करते हैं। अब यह डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, तो इन तीनों चीजों को, जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, प्रोटीन खाया या फैट खाया, इन तीनों को क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन, मतलब पूरी तरह से यह क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब ये जो देख रहे हो कार्बोहाइड्रेट, किस में टूट जाएगा, तो यह टूट जाएगा ग्लूकोज में। कोई बच्चे मुझे बता सकते हैं प्रोटीन किस में टूटेगा, एमिनो एसिड। फैट में किस में टूटता है, ग्लिसरॉल। तो अब बस को तीन चीज याद रखना है, आगे हम बात करें कौन किसको तोड़ता है। तो जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन प्रवेश करेगा तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होगा, इस कार्बोहाइड्रेट पे भी क्या होगा, कुछ एंजाइम्स अपना काम करेंगे और वो कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, सिंपल शुगर ग्लूकोज में तोड़ने का काम करेगा। ये जो प्रोटीन है वो प्रोटीन किस में टूट जाएगा, अमीनो एसिड्स में टूट जाएगा। फैट किस में टूट जाएगा, तो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में टूट जाएगा। तो इस तरह से इन सभी चीजों का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, तो कंप्लीट डाइजेशन का यह साइट है। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टोमक इज एसिडिक। आपने बताया ही कि जो भी भोजन पेट से आएगा वो एसिडिक आएगा, क्योंकि वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सेक्रेशन हुआ है। तो अब इस भोजन को क्या करना होगा, थोड़ा सा बेसिक बनाना होगा, क्योंकि ये सारे जो एंजाइम है, जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स है, वह आपको एसिड पे काम नहीं करता है। वह किस पे काम करेगा, वो बेसिक मीडियम में काम करेगा। जो एसिडिक भोजन आया, उस एसिडिक भोजन को क्या करना होगा, हमें बेसिक बनाना होगा। तो बेसिक बनाने के लिए क्या करना होगा, तो वहां पे हमारे उसमें जो इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड्स होते हैं, वहां से क्या होता है, अल्कलाइन एल्कलाइन का सेक्रेशन होता है, जो उस भोजन को बेसिक बनाता है। अब देखिए, बाइल जूस फ्रॉम द लीवर एक्म्प्लिश दिस एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। अब ये जो बाइल जूस है, बाइल जूस कहाँ सेक्रेशन होता है बता सकते हैं आप। अब ये कहाँ सेक्रेशन होता है, तो ये मैं बता रहा हूँ, गॉल ब्लैडर से। कहाँ सेक्रेशन होता है ये जो लीवर है, लीवर क्या करता है, जितने भी बाइल जूस होता है उसको कहाँ पे स्टोर कर रखता है, वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर करता है। और ये गॉल ब्लैडर किससे अटैच है, गॉल ब्लैडर अटैच है आपको हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, तो लीवर से क्या हुआ, आपको जो बाइल जूस है गॉल ब्लैडर में आके जमा हो गया, और यहां से क्या होगा, ये डायरेक्ट सेक्रेशन करेगा कहां पर, आपको लीवर में, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में करेगा क्या यार, तो समझिए। अब मैं इसको थोड़ा सा पिक्टोरियल समझाता हूँ। अब देखो, ये पानी का हमने ग्लास रखा हुआ है, इसी तरह से हम भोजन खाते हैं तो भोजन में पानी की मात्रा भी ज्यादा होती है। तो ये जितने भी फैट मॉलिक्यूल्स है, आप देख रहे हो फैट पे काम कर रहा है बाइल जूस, तो ये जो फैट मॉलिक्यूल्स है, अब इस पानी में आप क्या करोगे, तेल डालोगे तो क्या होगा, पानी के ऊपर देखोगे तेल का बूंद इस तरह से आपको बैठ जाएगा, आपको ऐसे ही होगा ना। तो ये जो बाइल जूस है, बाइल जूस क्या करता है, इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, ये जो बड़े बड़े जो बूंद देखते हो इसको बोलते हैं ग्लोबुल्स। इस जो बड़े बड़े बूंद देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्लोबुल्स कहते हैं। ये जो बड़े बड़े ग्लोबुल्स देख रहे हो, इस बड़े बड़े ग्लोबुल्स को क्या करेगा, यह तोड़ेगा वो। तो ये जो बड़े बड़े ग्लोबुल्स है वो क्या होगा, आपको छोटे छोटे ग्लोबुल्स में टूट जाएगा। जैसे बाइल जूस का सेक्रेशन होगा, तो बाइल जूस सेक्रेशन क्या होगा, ये बड़े बड़े जो तेल की जो बूंद देख रहे हो इसको क्या कहते हैं, ग्लोबुल्स कहते हैं।
ये ग्लोबुल्स क्या होगा, छोटे छोटे फाइन ग्लोबुल्स में टूट जाएंगे आपको ये। फिर उस पर क्या होगा, तो इंजाइम का सेक्रेशन होगा, तब जाके क्या हो जाएगा, यह फैट मॉलिक्यूल्स आपको फिर ग्लोबुल से क्या होगा, वो आपको फिर फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में यह टूट जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया आपको कि किस तरह से बाइल जूस अपना काम करता है। तो वही कहेंगे फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोबुल्स, वो बड़े बड़े क्या होते हैं, तेल की बूंद के रूप में होते हैं, which make it difficult for enzyme to act on them, जिसके कारण से क्या होता है, इंजाइम उस पर सही से काम नहीं कर पाते। तो बाइल क्या करता है, तो मैंने यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखा दिया हमने कि बाइल साल्स ब्रेक डाउन स्मॉल ग्लोबुल्स, वो जो बड़े बड़े तेल की बूंद था उसको क्या किया, छोटे बूंद के रूप में तोड़ दिया। इससे क्या होगा, तो इंक्रीजेस द इफिशियंसी ऑफ इंजाइम एक्शन, उस पर क्या होगा, इंजाइम अच्छे से काम करेगा और उसको फिर तोड़ देगा वो। तो किस में तोड़ेगा, तो मैंने अभी बता ही दिया कि उसको वह उसको क्या करेगा, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ेगा। चलिए आगे, द पेनक्रियाट सेक्रेट पेनक्रियाटिक जूस व्हिच कंटेन एंजाइम्स लाइक ट्रैप्सिन। अब ये जो हमारा पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाज करेगा तो वहां से वो पेनक्रियाटिक जूस का सेक्रेशन करेगा। अब एक बात समझिए आप, फैट को तोड़ा किसने, बाइल जूस ने। बाइल जूस कहां से आया, तो गॉल ब्लेडर से आया, तो गॉल ब्लेडर से बाइल जूस आया, उन्होंने फैट मॉलिक्यूल को तोड़ दिया। अब दूसरा जो है वो है पेनक्रियाज क्या कर रहा है, तो पेनक्रियाटिक जूस का सेक्रेशन कर रहा है, विच कंटेन एंजाइम्स लाइक ट्रैप्सिन, जिसमें कौन सा एंजाइम होता है आपको, ट्रैप्सिन एंजाइम होता है, जो किसको तोड़ता है, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल को तोड़ता है, ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। इसके अलावा जो इमल्सिफाइड फैट था, अब ये जहां पे समझे एक टर्म है इमल्सिफाइड। अब ये इमल्सिफाइड क्या हुआ, तो देखो यहां पर जो बाइल साल्ट ने क्या किया था, उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ा था, है ना। तो बाइल का काम इतना ही हो गया कि उसको वो क्या करे, बड़े बड़े जो बूंद था उसको छोटे छोटे बूंदों में तोड़ देना है। अब यहां पर देखो मैं एक तस्वीर बना रहा हूं, ये मैंने मान लिया कि एक बीकर लिया हमने, इस बीकर में मान लिया पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या था, बड़े बड़े तेल की बूंद था, तो उस तेल की बड़े बड़े बूंद को क्या किया उन्होंने, छोटे छोटे इस तरह, देखो मैंने पीले कलर से बता दिया, ये छोटे बूंद में तोड़ दिया है। तो ये जो क्या हो गया, पानी और तेल का जो सोल्यूशन तैयार हो गया, उस सोल्यूशन को क्या कहते हैं, इमल्सन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, इमल्सन कहते हैं। आपने क्लास 9th में पढ़ा था, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन इज नोन एज इमल्सन। जब दो लिक्विड को मिला दोगे उससे जो सोल्यूशन बनेगा उसको क्या कहते हैं, इमल्सन कहते हैं। तो यहां पर भी क्या हुआ कि जो फैट मॉलिक्यूल्स थे वो बड़े बड़े बूंद था, जिसको बाइल जूस ने क्या किया, छोटे छोटे जूस में कन्वर्ट कर दिया आपको। तो ये क्या होगा, पानी के साथ मिला हुआ है, तो यह क्या बना लिया, इमल्सन बना लिया। तो क्या होगा, उस इमल्सन को भी क्या होगा, जो पेनक्रियाटिक जूस है वह भी क्या करेगा, इसको तोड़ने का काम करेगा। मतलब प्रोटीन, लाइपेज और ये जो फैट है, इन तीनों का ब्रेकडाउन होगा। तो तीनों किस में टूटेगा, हमने बता ही दिया था आपको, प्रोटीन आपको टूटेगा अमीनो एसिड्स में, लाइपेज क्या हो गया आपको, तो यह भी एक है ना कार्बोहाइड्रेट का पार्ट्स है, जो ग्लूकोज में ही टूटेगा आपको। इसके अलावा जो फैट है वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटेगा। इसके अलावा एक और जूस निकलता है, पहला हो गया बाइल जूस, दूसरा हो गया पेनक्रियाटिक जूस और तीसरा हो गया इंटेस्टाइनल जूस हो गया आपको। तो थर्ड नंबर में कह रहा है, लास्ट नंबर में, द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स, कि हमारी जो छोटी आंत है उसकी दीवार भी क्या होती है, कुछ ग्लैंड रखे हुए हैं, विच सेक्रेट्स इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, इंटेस्टाइनल जूस, जो क्या करते हैं, इंटेस्टाइनल जूस का सेक्रेशन करते हैं। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू अमीनो एसिड्स। अब ये जो एंजाइम्स है, ये एंजाइम क्या करते हैं, तो अमीनो एसिड्स में तोड़ता है। अब लगता है कि थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूजन हो गया है, मैं दोबारा इसको बताकर कंफ्यूजन दूर करता हूं। सबसे पहले से समझो आप, सबसे फर्स्ट में करा के बाइल जूस। बाइल जूस का काम आपको नॉर्मल सा काम होता है कि जो तेल की बड़े बड़े बूंद होता है उसको तोड़ने का काम होता है, ठीक है। इसके अलावा हो गया पेनक्रियाटिक जूस हो गया। तो पेनक्रियाटिक जूस कह रहा है कि इसमें भी कुछ ट्रैप्सिन एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन, लाइपेज और इमल्सिफाइड फैट को तोड़ने का काम करता है। अब जो कुछ भी बचा हुआ रह जाए वहां पर फिर क्या होता है, फिर इंटेस्टाइन से क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूस का सेक्रेशन होता है, जो
क्या करते हैं, तो प्रोटीन को वह पूरी तरह से अमीनो एसिड्स में तोड़ देता है। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट होगा उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तोड़ देता है, और जो फैटी एसिड्स हो गए, सॉरी फैट होंगे, फैट को क्या करेगा, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। तो जो अंतिम जो हो गया वो अंतिम हो गया इंटेस्टाइनल जूस हो गया। तो इंटेस्टाइनल जूस क्या करे, जितने बचे खुचे हुए हैं उन सब को तोड़ करके क्या किया, कंप्लीट कर दिया प्रोसेस कर। अब इसके आगे क्या होगा, तो डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। अब यहां तक तो क्या हुआ, सारे जो भोजन आपने खाया था उसका पूरी तरह से ब्रेकडाउन हो गया। तो अब जो डाइजेस्टेड फूड है उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि डाइजेशन तो हो गया। अब एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होगा, तो कहा कि द लाइनिंग, इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। अब देखोगे छोटी आंत, देखोगे ये हमारा छोटी आंत है, इस छोटी आंत को अगर जूम करेंगे हम तो देखेंगे इसमें क्या है, बहुत सारे असंख्य मात्रा में क्या होगा, उंगली की जैसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये जो देख रहे हो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हो, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, भिल्ली कहते हैं। ये हो गया भिल्ली हो गया। इसको थोड़ा सा और जूम करके देखते हैं, इसको थोड़ा सा और जूम करके हम देखेंगे तो यह हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यह देखो, यह भिल्ली है। इस भिल्ली में देखोगे इसके पास भी क्या बहुत सारे आपको है ना, तो यहाँ से हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकला हुआ आपको, ये सारे प्रोजेक्शन क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, वो जो डाइजेस्टेड फूड आएगा, मतलब यहाँ पे आएगा ग्लूकोज, यहाँ पे आएगा आपको अमीनो एसिड्स, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा आपको फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल आएगा। तो ये सारे जो चीज आएगा तो इसको क्या करेगा, ये भिल्ली क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन का काम करेगा ये। अब एब्जॉर्ब करेगा क्या, तो यहाँ पर देख रहे हो कि बहुत सारे यहाँ पर ब्लड वेसल भी गए हुए हैं। तो ये इसके साथ जो ब्लड वेसल गए हुए वो सारे ब्लड वेसल में क्या करेगा, इसको डिफ्यूज होकर के ब्लड वेसल में भेजने का काम करेगा। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मैंने बताया था वहां पे डिफिनेशन में, यही बात बताया था कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, भिल्ली प्रेजेंट होते हैं। वो भिल्ली क्या करता है, जितने भी डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होते हैं उसको वो क्या करता है, ब्लड वेसल में भेजने का काम करता है। अब ये कैसे भेजने का काम करता है, क्योंकि जैसे यहाँ पर इन सब चीजों की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, फिर डिफ्यूजन होगा आपको। तो यहाँ पर हाई कंसेंट्रेशन, अंदर में लो कंसेंट्रेशन, तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, इस भिल्ली के माध्यम से क्या होगा, वो ब्लड वेसल में आ जाएगा आपको। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब आप लोग कह सकते हो कि सर ये तो प्लेन भी होता तो भी ये काम हो सकता था, अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्यों हुआ है, यह क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। अब सरफेस एरिया कैसे बढ़ता है, मतलब ऐसे प्लेन रहता तो प्लेन रहता इतना ही सरफेस एरिया होता ना। अब देखो कि जैसे हमने उंगली की संरचना बना दी थी, देखो सरफेस एरिया कितना बढ़ गया आपको। तो जैसे ही इसका सरफेस एरिया बढ़ गया तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, आपको उतनी ही तेजी से होगी ना। इस कारण से क्या होता है कि ये सारे के सारे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होते हैं, आपको इसके जो आंतरिक दीवार होती है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का निर्माण करता है, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, अधिक मात्रा में एब्जॉर्प्शन का काम होता है। इसके अलावा कह रहा है द भिल्ली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल व्हिच टेक द एब्जॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब जैसे ही वो एब्जॉर्ब हो गया तो जाएगा कहां पर, तो हमारे शरीर के सेल के पास जाएगा आपको, वेयर इट इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, जहां पे क्या होगा, एनर्जी का निर्माण होगा। मतलब आपने जो कार्बोहाइड्रेट खाया था, कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो ग्लूकोज में टूट गया। अब यह ग्लूकोज क्या होगा, जैसे यह ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, यह एनर्जी बनाएगा, प्लस CO2 प्लस वाटर बनाएगा। तो यहां से क्या होगा, एनर्जी आपको मिलेगा। तो ये जो प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस में क्या होगा कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होगा, ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, ये सारा रिस्पिरेशन का पार्ट हो जाता है। तो
और इसके अलावा ये जो पार्ट हो गया कि जहां पर क्या होगा, जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वह शरीर के सेल में जाकर के उपयोग होगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। मैंने एक टर्म बताया था, सबसे लास्ट टर्म हमने बताया था एसिमिलेशन बताया था। तो एसिमिलेशन क्या होता है आपने समझ में आ गया आपको अब, कि एसिमिलेशन एक प्रोसेस है जिसमें क्या होगा कि जो भी डाइजेस्टेड फूड था स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या हुआ, शरीर के अलग अलग सेल के पास गया। तो सेल के पास जाने के बाद क्या होगा, उसका जो यूटिलाइजेशन होगा उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। तो ये जो फूड जो एब्जॉर्ब हुआ है उसका जो यूटिलाइजेशन होगा वह प्रोसेस आपको एसिमिलेशन होगा, जिसमें ग्लूकोज क्या होगा, आपको एनर्जी देने का काम करेगा। इसके अलावा जो आपने देखा था अमीनो एसिड्स देखा था, अभी अमीनो एसिड का काम क्या है, तो ये सारे अमीनो एसिड्स क्या होंगे, आपस में बहुत सारे अमीनो एसिड्स का आपस में कंबाइन हो जाएंगे और उससे वो क्या होगा, सेल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इससे सेल बनेगा। तो वही मैंने लिखा था बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज, मतलब पहले सेल बनेगा तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होगा तो क्या होगा, वो यही आपको टिश्यू बनाता है आपको। तो ये सारे के सारे अमीनो एसिड्स क्या होंगे आपको, तो सेल बनाएंगे, सेल से जाकर के टिश्यू बनेगा। तो एनर्जी भी हो गया, टिश्यू ही बन गया आपको। इसके अलावा क्या होगा, मान लीजिए आपके जो ओल्ड टिश्यूज है जो वियर एंड टियर हो रही, घस रहे, कट रहे, फट रहे, उन सब का भी क्या होगा, रिपेयर होने का काम होगा। और वो सारा काम कौन देखता है, अमीनो एसिड्स देखता है। इस तरह से अमीनो एसिड्स का काम हो गया। नेक्स्ट लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या काम होते हैं, अब ये लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, तो कहा कि इट इज अबाउट 1.5 टू 1.8 मीटर लॉन्ग, या 1.5 मीटर से लेकर के 1.8 मीटर लंबी एक ट्यूब है, 0.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। और इसकी मोटाई कितनी है, इसकी मोटाई आपको 0.5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है। अब देख सकते हो आप, ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। ये जो आप देख रहे हो, मैं इसका इनर स्ट्रक्चर को मैंने किया, ये आउटर स्ट्रक्चर को हमने आउटलाइन किया है। ये जो संरचना आप देख रहे हो ये क्या है, आपको लार्ज इंटेस्टाइन है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 1.5 टू 1.8 मीटर लॉन्ग होती है। अब इसकी डायमीटर कितना है, इसकी मोटाई कितना है, इसकी मोटाई आपको है 6.5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे क्या काम होता है, तो यहाँ पर आपने देखा था कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पर क्या हो रहा था, तो डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो रहा था और एब्जॉर्प्शन का भी प्रोसेस हो रहा था। अब जैसे वहां से सारे मिनरल उसमें से एब्जॉर्ब हो गए, तो अब क्या होगा, अनएब्जॉर्ब्ड जो फूड होगा, वहां पे जो भोजन बच गया जो अवशोषित नहीं हुआ है, उसको क्या किया जाएगा, सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, वो आपको आंत में आ जाएगा, वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। अब यहाँ पे क्या होगा, उसमें जो पानी बचा हुआ है उस पानी को, इसके अलावा उसमें जो साल्ट होगा, मान लीजिए आपने नमक भी खाया, वो जो साल्ट होगा उन सभी चीजों को क्या होगा, वहां पर एब्जॉर्प्शन होगा। अब ये वाटर और साल्ट का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, तो अब उस अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर और साल्ट भी निकल गए। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस। और वो क्या होता है, एनस के थ्रू क्या होता है, हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। मतलब समझिए कि ये जो देख रहे हैं, पूरे जो पार्ट देख रहे हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का, है ना, इस पार्ट को कोलोन बोला जाता है। इस कोलोन से क्या होता है आपको, तो पानी और साल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है। अब ये जो अनडाइजेस्टेड फूड हो गया, मतलब कि जिसमें से पानी भी निकल गया, साल्ट भी निकल गया, ये सारे के सारे क्या होगा, तो यहाँ पे देखो ये मल गुहा है ना, यहीं पे क्या होता है, सारे जो मल होते हैं यहाँ पे आकर के वो स्टोर हो जाते हैं, जिसको रेक्टम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जैसे यह फूल हो गया तो फिर क्या होती है, आपको स्टूल पास करने की जरूरत होती है। तो फिर क्या करते हैं हम लोग, जो एनएस है, इस एनएस के थ्रू क्या होते हैं, शरीर से बाहर निकल देते हैं। तो यह प्रोसेस हो गया आपको। चलिए, अब ये जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर यहाँ पे स्मॉल लिखा गया है, ये हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। अब ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, अब यहाँ पे देखिए आप, अब ये देखिए ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था। अब इसमें क्या हो गया कि यहाँ से ये जुड़ गया आपको किससे, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ गया हुआ आपको। तो ये जो जुड़ा हुआ है, इसके 3 पार्ट्स हैं।
एक पार्ट हो गया यहाँ से, ये डायरेक्टली क्या होगा, अटैच हो गया यहाँ पे। अब कहीं पे देखोगे या यहाँ पे देखो आप, ये सीधा अटैच हो गया यहाँ पे। ये पार्ट जो अटैच हो गया इसको हम कहते हैं, ये हो गया केकम हो गया, केकम हो गया आपको। इसके अलावा जो ये पार्ट्स देख रहे हो, ये जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये जो सारे पार्ट्स हैं, ये पार्ट्स को हम लोग कोलोन बोलते हैं। अब कोलोन क्या है, यह ऊपर जा रहा है तो असेंडिंग कोलोन है। अब ये देखो, यह आपको हॉरिजॉन्टली है आपको ये, तो इसको ट्रांसवर्स कोलोन बोला जाता है। अब ये क्या हो रहा है, फिर यहाँ पर डिसेंडिंग हो रहा है ये, तो इसको डिसेंडिंग कोलोन बोला जाता है। ये सारे कोलोन के ही पार्ट्स हैं। तो एक हो गया आपको सेसम हो गया आपको, दूसरा हो गया कोलोन हो गया आपको, है ना। अब देखिए इसमें क्या क्या है, तो इसके जो पार्ट से पहला पार्ट हो गया आपको, है ना, केसम हो गया आपको। अब ये क्या होता है, इट इज ए स्मॉल पाउच एट द जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये कहाँ पे पार्ट होते हैं आपको, तो जो पार्ट स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन का जो जंक्शन होता है, जहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन मिलते हैं, वह पार्ट क्या कहलाता है आपको, तो ये कहलाते हैं। इसके अलावा दूसरा पार्ट जो हो गया वो कोलन हो गया आपको। तो इट इज ए कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ केसम। केसम का यह क्या, कंटिन्यूअस पार्ट, मतलब ये जो पूरे पार्ट्स जो देख रहे हो बना हुआ है, इसके आगे का पार्ट जो बना हुआ है, ये सारे पार्ट्स क्या कहलाते हैं, कोलन कहलाते हैं। तो मैंने बता ही दिया, ये हो गया असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन हो गया आपको। अब इसका काम क्या है, इट इज साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड द फॉर्मेशन ऑफ फिशेज टेक्स प्लेस। मतलब यहाँ से सारे के सारे पानी का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और वो फिर क्या बन जाएगा, इसके बाद वो मल बन जाएगा। तो मल का भी फॉर्मेशन यहीं पर होता है। चलिए, इसके अलावा जो लास्ट पार्ट है, वो लास्ट पार्ट क्या है, रेक्टम हो गया। मतलब यहाँ से सारे पार्ट आ गया, तो अब पार्ट क्या हो गया कि सारे जो वेस्ट मटेरियल का जो स्टोरेज हाउस है वो क्या होगा आपको, रेक्टम हो गया। ये लास्ट पार्ट हो गया आपको। तो इट इज द पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, इट ओपन्स आउटसाइड थ्रू एनस। अब ये क्या होता है, बाहर की तरफ खुलता है, किसके माध्यम से, एनस के माध्यम से क्या होता है, यह बारस की तरफ खुलता है। द रेस्ट ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनस। और इस एनस के थ्रू क्या होता है कि जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल होगा वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर। अब देखो, जिस तरह से आपने स्टमक में स्फिंक्टर देखा था, उसी तरह से हमारा जो एनस है उसके पास भी क्या है, स्फिंक्टर है। अब इसका भी काम क्या होता है, तो वही काम होगा कि क्या होता है, धीरे धीरे मतलब कम कम मात्रा में क्या होता है, जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। एक ही बार में वो सारा नहीं निकल सकता, उसको वो रेगुलेट करता है। तो रेगुलेशन का काम कौन करता है आपको, तो स्फिंक्टर करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम इतना ही बात करेंगे हम।